कल्पना कीजिए किसी ऐसे इंसान के बारे में जो सुबह सोकर उठता है और अचानक कोई उससे आकर कहे कि भाई, तुम्हारी जो अपनी पहचान है वो तब तक सच नहीं मानी जाएगी जब तक कि सरकार द्वारा नियुक्त कोई समिति उसकी जांच न कर ले। हाँ, मतलब एक सरकारी समिति आपको बताएगी कि आप कौन हैं। बिल्कुल। मतलब वो समिति कुछ परीक्षण करेगी, फाइलों में कुछ दर्ज करेगी और फिर एक सरकारी मुहर लगाकर बताएगी कि हाँ, ये व्यक्ति वही है जो ये होने का दावा कर रहा है। ये सोचने में ही कितना असहज लगता है ना? है ना? एक पल के लिए सोचिए कि किसी इंसान की अपनी वास्तविकता को, अपने सच को साबित करने के लिए सरकारी फाइलों और नौकरशाही का मोहताज हो जाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नजरिए से कितना अजीब और डरावना विचार है। ये स्थिति सिर्फ असहज करने वाली नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। सही बात है। देखिए, पहचान एक ऐसा सत्य है जिसे अमूमन इंसान अपने भीतर महसूस करता है। जी। ये हमारी चेतना का हिस्सा है, एक ऐसी चीज जो जन्म से विकसित होती है। जी। लेकिन जब किसी बाहरी संस्था, विशेषकर अमूमन राज्य या सरकार को ये अधिकार दे दिया जाए कि वो किसी की आंतरिक पहचान को प्रमाणित करेगी, तो ये हमारी इस बुनियादी धारणा को ही बदल देता है कि एक इंसान के रूप में हमारा वजूद आखिर कैसे परिभाषित होता है। और यही वो जटिल बिंदु है जहां से हमारी आज की ये गहरी चर्चा शुरू होती है। बिल्कुल। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। ये डॉक्टर राहुल खरात द्वारा लिखा गया एक विस्तृत और शोधपरक लेख है जिसका शीर्षक है ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट एक्ट 2026, समानता और मानव गरिमा के लिए एक कदम पीछे। ये लेख वाकई बहुत गहराई से इस मुद्दे को छूता है। हाँ, और इसके साथ ही हमारे स्रोत में एक बहुत ही प्रतीकात्मक तस्वीर भी शामिल है। इस तस्वीर में थर्ड जेंडर लिखा हुआ है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है भारत का संविधान, जिसे भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया है। और उसके ठीक बगल में वो जज का हथौड़ा भी है। हाँ, वो हथौड़ा, और किनारे पर एक बहुत ही उदास निराश सा इमोजी बना हुआ है। मतलब वो तस्वीर इस पूरे विवाद का एक बेहतरीन दृश्य सारांश है। जंजीरों में जकड़ा संविधान और वो जज का हथौड़ा न्याय प्रणाली और विधायी फैसलों के बीच के एक गहरे टकराव का प्रतीक है। बिल्कुल। और वो जो उदास इमोजी है वो उस मानवीय पीड़ा और मानसिक आघात को दर्शाता है जो अक्सर भारी भरकम कानूनी दस्तावेजों और नौकरशाही की प्रक्रियाओं के पीछे छिप जाता है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि आखिर जमीन पर ऐसा क्या बदल गया है जिस कानून के नाम में ही स्पष्ट रूप से अधिकारों का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स लिखा है, उसका पूरे भारत में इतना व्यापक विरोध क्यों हो रहा है। 2014 से लेकर 2026 के इस नए संशोधन तक ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी बड़ी सामाजिक और कानूनी बहस को जन्म दे दिया है? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये केवल कानूनी धाराओं या कुछ नियमों के बदलने का मामला नहीं है। जी। ये सीधे तौर पर इंसानियत, निजता और समाज में गरिमा के साथ जीने के बुनियादी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ये विषय राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से बेहद संवेदनशील है। बिल्कुल, बहुत संवेदनशील है। तो हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम सिर्फ स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों, डॉक्टर खरात द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों और आलोचकों की चिंताओं को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि सब खुद तय कर सकें। हाँ, ताकि जो भी इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं वे खुद इन तथ्यों का गहराई से आकलन कर सकें। देखिए, जब हम किसी भी नए कानून का विश्लेषण करते हैं तो भावनाओं से परे हटकर ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो कानून कागजों से निकलकर असल जिंदगी में कैसे काम करेगा। बिल्कुल। उसके तंत्र क्या हैं और उसके वास्तविक परिणाम क्या होंगे। तो चलिए इस पूरे तंत्र को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जमीन पर कैसे काम करेगा। हाँ। वर्तमान में जो इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है उसकी जड़ें इतिहास में हैं। डॉक्टर खरात अपने लेख में 2014 के सुप्रीम कोर्ट के नालसा जजमेंट का बहुत प्रमुखता से जिक्र करते हैं। हाँ, नालसा जजमेंट। तो मैं सोच रही थी 2014 से 2026 के बीच ऐसा क्या हुआ। मतलब मुझे लगा था कि 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी थी।
2014 का नालसा फैसला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में वाकई एक मील का पत्थर था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता ही नहीं दी थी, बल्कि इसकी सबसे क्रांतिकारी बात कुछ और थी। वो क्या? वो ये थी कि कोर्ट ने स्वयं की पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार माना था। अच्छा। कोर्ट का तर्क बहुत स्पष्ट था कि एक इंसान अपने जेंडर को कैसे महसूस करता है, ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को है। राज्य या सरकार किसी पर उसकी पहचान थोप नहीं सकती। ये तो बहुत तार्किक बात है। और 2019 में जो कानून आया उसमें कई खामियां होने के बावजूद उसने इस स्वयं की पहचान के सिद्धांत को किसी न किसी रूप में बनाए रखा था। रुको, मुझे इसमें एक पेच नजर आ रहा है। क्या? अगर 2014 और 2019 तक सब कुछ स्वयं की पहचान के इर्द गिर्द चल रहा था, तो फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में जिस 2026 के संशोधन को मंजूरी दी गई है, उसमें ऐसा क्या है जिसने पूरी कहानी ही पलट दी? यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। 2026 के इस नए संशोधन ने उस बुनियादी अधिकार को ही जड़ से हटा दिया है। मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हटा दिया। बिल्कुल। अब अपनी पहचान तय करने का अधिकार व्यक्ति के पास नहीं है, बल्कि इसके लिए सरकार की आधिकारिक मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यह कानून पहचान को एक व्यक्तिगत सत्य के दर्जे से गिराकर उसे सरकारी सत्यापन की वस्तु बना देता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। कल्पना कीजिए कि आपकी एक बुनियादी सच्चाई है, जैसे कि आप बाएं हाथ से लिखते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंडेड होना। हाँ। अब मान लीजिए कि कल को एक नया कानून आ जाए कि आपको ये साबित करने के लिए कि आप बाएं हाथ से लिखते हैं, अब आपको सरकार द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा और उनके सर्टिफिकेट का इंतजार करना पड़े। अरे बाप रे! ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नजरिए से कितना अजीब है। मतलब मैं किस हाथ से लिखती हूँ तो मुझे पता है ना। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जेंडर की पहचान भी इंसान की चेतना और उसके पूरे वजूद से जुड़ी होती है। बिल्कुल। जब कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो महसूस कर रहा है वो तब तक सच नहीं है जब तक कोई सरकारी अधिकारी या डॉक्टर उस पर मोहर न लगा दें, तो ये असल में उस व्यक्ति की मानवीय गरिमा को नकारना है। लेकिन देखिए, हमें सरकार का पक्ष भी तो समझना होगा। मतलब क्या सरकार का मकसद महज कागजी कार्रवाई को व्यवस्थित करना या कहीं स्ट्रीमलाइन करना नहीं था? स्ट्रीमलाइन? हाँ, ताकि कल्याणकारी योजनाओं में कोई धांधली ना हो या कोई फर्जी तरीके से इन अधिकारों का फायदा ना उठाए। देखिए, ये तक सुनने में प्रशासनिक नजरिए से सही लग सकता है कि नीतियां सुचारू रूप से चलें। राज्य अक्सर मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन चाहता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि इस मानकीकरण की कीमत क्या है? डॉक्टर खरात का लेख इस बात पर जोर देता है कि जब आप प्रशासनिक सुविधा के लिए किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता, जिसे हम बॉडीली ऑटोनॉमी कहते हैं, उसे छीन लेते हैं, तो वो अधिकारों का संरक्षण नहीं रहता। तो वो क्या बन जाता है? वो सीधे तौर पर राज्य का नियंत्रण बन जाता। अब यहाँ से हमें जमीनी स्तर की उन प्रक्रियाओं की ओर बढ़ना चाहिए जिनका जिक्र लेख में है। बिल्कुल। सिद्धांत से परे हटकर ये देखना जरूरी है कि ये सरकारी सत्यापन का तंत्र असल में काम कैसे करेगा। लेख में इस पूरी प्रक्रिया को नौकरशाही और चिकित्सा के एक ऐसे जाल के रूप में दर्शाया गया है जिससे निकलना बेहद मुश्किल है। हाँ, इसमें 6 मुख्य प्रावधानों पर चर्चा की गई है। चलिए एक एक करके देखते हैं। आन को हटाना। दूसरा है अनिवार्य मेडिकल सर्टिफिकेशन, जो एक सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा होगा। मतलब डॉक्टरों का पैनल तय करेगा? हाँ। तीसरा है ट्रांसजेंडर की संकीर्ण परिभाषा, जिससे कई पहचान बाहर हो गई। चौथा है प्रशासनिक नियंत्रण, यानी मेडिकल मंजूरी के बाद भी एक जिला मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट देगा। ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई। और पांचवा है अस्पतालों द्वारा अनिवार्य रिपोर्टिंग, यानी जेंडर अफर्मिंग प्रक्रियाओं की जानकारी अधिकारियों को देना। और छठा है श्रेणीबद्ध सजा। रुको एक मिनट, पर असल पेंच तो यहाँ फंसता है ना, जो इस मामले को बहुत रोचक और गंभीर बना देता है। ये सिर्फ मेडिकल बोर्ड तक सीमित नहीं है। अब किस प्रावधान की बात कर रही हैं? मैं उस प्रावधान की बात कर रही हूँ जो अस्पतालों के लिए अनिवार्य करता है कि वे किसी भी प्रकार की जेंडर अफर्मिंग प्रक्रियाओं की जानकारी सीधा सरकारी अधिकारियों को दें। हाँ, रिपोर्टिंग वाला नियम। मतलब अस्पतालों को रिपोर्टिंग क्यों करनी है? ये तो चिकित्सा निजता यानी मेडिकल प्राइवेसी का सीधा हनन लगता है। एक डॉक्टर और मरीज के बीच की गोपनीय बात सरकारी फाइलों का हिस्सा कैसे बन सकती है? लेख में इस बिंदु को बहुत गहराई से उठाया गया है।
ये प्रावधान सीधे तौर पर निगरानी या सर्विलांस तंत्र को बढ़ावा देता है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। जब अस्पतालों को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना होगा तो इसका मनोवैज्ञानिक असर ये होगा कि लोग डर के मारे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने से ही कतराने लगेंगे। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। और इसी संदर्भ में लेख में एम्नेस्टी इंटरनेशनल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट दिया गया है। क्या कहा है उन्होंने? एम्नेस्टी ने कहा है कि ये कानून लोगों के व्यक्तिगत जीवन में राज्य के दखल को गहरा करता है। राज्य के दखल को गहरा करता है? हाँ, जिसे अंग्रेजी में डीपन स्टेट इंट्रूजन कहते हैं। और ये दखल सिर्फ अस्पतालों तक नहीं रुकता है? बिल्कुल नहीं। लेख के अनुसार मेडिकल बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इसके बाद मामला एक जिला मजिस्ट्रेट के पास जाता है। हाँ, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी है। और अंततः मजिस्ट्रेट तय करेगा कि सर्टिफिकेट देना है या नहीं। ये पूरी प्रक्रिया, पहले डॉक्टरों का पैनल, फिर अस्पताल की रिपोर्टिंग और अंत में मजिस्ट्रेट की मंजूरी, क्या ये एक बहुत बड़ा लाल फीताशाही या ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक पैदा नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। मतलब एक इंसान जो पहले से ही समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसे इन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर करना, उसके अधिकारों का संरक्षण कैसे हो सकता है? ये संरक्षण नहीं है, ये एक तरह की संस्थागत प्रताड़ना बन जाती है। डॉक्टर खरात अपने विश्लेषण में बताते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया अमानवीय है। अनिवार्य मेडिकल जांच और दफ्तरों के चक्कर लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए गहरा मनोवैज्ञानिक आघात यानी ट्रॉमा पैदा कर सकता है। और इसमें जो परिभाषा की बात की गई है वो भी तो एक समस्या है ना? बिल्कुल। संशोधन में ट्रांसजेंडर की परिभाषा को इतना संकीर्ण कर दिया गया है कि नॉन बाइनरी या जेंडर फ्लूइड पहचान वाले लोग इस कानूनी ढांचे से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। यानी अगर कोई उनकी चेकलिस्ट में फिट नहीं बैठता तो वो सिस्टम के लिए अदृश्य हो जाता है, उसकी कोई कानूनी पहचान ही नहीं बचेगी। हालांकि लेख में संशोधन के एक प्रावधान को सकारात्मक भी बताया गया है। वो है श्रेणीबद्ध सजा या ग्रेडेड पनिशमेंट का प्रावधान। जी, यह एक मात्र हिस्सा है जिसे लेख सकारात्मक मानता है। इसका मतलब है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग और सख्त सजा तय की गई है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आलोचकों का तर्क यह है कि ये एकमात्र सकारात्मक कदम बाकी के नुकसानदायक प्रावधानों के बोझ तले दब जाता है। वो कैसे? मतलब जब तक किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से मान्यता ही नहीं मिलेगी, तब तक वो इन सख्त सजाओं वाले प्रावधानों का लाभ कैसे उठा पाएगा? अगर सिस्टम आपको मानता ही नहीं है तो वो आपको न्याय कैसे देगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और ये हमें वापस उस तस्वीर की ओर ले जाता है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी, जंजीरों में जकड़ा हुआ संविधान। हाँ, अब जब हमने इस मेडिकल और नौकरशाही तंत्र को समझ लिया है तो वे जंजीरें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आती हैं। यहाँ पर मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है। डॉक्टर खरात के लेख का सबसे मजबूत तर्क यही है कि ये 2026 का संशोधन संवैधानिक मूल्यों के साथ सीधे टकराव में है। एकदम सही। लेख में विस्तार से बताया गया है कि कैसे ये कानून संविधान के 3 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अनुच्छेद 14, 19 और 21 का एक साथ उल्लंघन कर रहा है। तो चलिए इन अनुच्छेदों के परिप्रेक्ष्य में इस टकराव को समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। जी, लेकिन इसमें असमानता कैसे आ रही है? मतलब क्या राज्य के नियम सभी के लिए समान रूप से लागू नहीं होते? देखिए, समानता का मतलब ये नहीं है कि आप एक विशिष्ट समूह पर अलग और कठोर नियम थोप दें। सही बात है। जब कानून सिसजेंडर नागरिकों से, यानी जो अपनी जन्मजात पहचान के साथ सहज है, उनसे अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगता। हाँ, मुझसे तो कभी किसी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा। बिल्कुल, लेकिन ट्रांसजेंडर नागरिकों को अपनी पहचान के लिए लंबी चिकित्सा और नौकरशाही प्रक्रिया से गुजरने पर मजबूर करता है। तो ये स्पष्ट भेदभाव है। ये अलग बर्ताव अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है। और इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 19 की, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। ये तल्क अक्सर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति खुद को कैसे प्रस्तुत करता है, उसका पहनावा, उसका व्यवहार और सबसे बढ़कर उसकी जेंडर पहचान, ये सब उसकी अपनी अभिव्यक्ति के तरीके हैं। बिल्कुल। और जब सरकार कहती है कि आपकी अभिव्यक्ति तब तक मान्य नहीं है जब तक मजिस्ट्रेट उस पर मुहर न लगा दे, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक सीधा प्रहार है। और इन सबसे ऊपर है अनुच्छेद 21, जो हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कि जीवन के अधिकार का मतलब महज सांस लेते रहना नहीं है। बिल्कुल नहीं।
बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ जीना है। इस लेख की जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि इसमें निजता और गरिमा को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। कैसे? अनुच्छेद 21 में गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार और अपनी पहचान चुनने का अधिकार निहित है। जब राज्य अनिवार्य सर्टिफिकेशन थोपता है और व्यक्ति की मेडिकल जानकारी बिना इसके सहमति के मांगता है तो वो निजता को भंग कर रहा है। तो ये तो सीधे सीधे पीछे जाने वाली बात हो गई। हाँ, एक तरह से 2014 के नालसा जजमेंट के बिल्कुल विपरीत जा रहा है, जिसने गरिमा को सर्वोपरि रखा था। अगर हम इसके पीछे के तंत्र से हटकर जमीनी प्रभाव को देखें तो ये सिर्फ कानूनी पन्नों पर लड़ी जा रही बहस नहीं है। नहीं, इसका बहुत गहरा असर है। इसका सीधा असर एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इस लंबी सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में फंस जाता है या अगर उसकी पहचान को खारिज कर दिया जाता है तो उसके हाथ से समाज में जीने के बुनियादी साधन छिन जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो जब पहचान सरकारी फाइलों में अटक जाती है तो वो व्यक्ति उन कल्याणकारी योजनाओं से बाहर हो जाता है जो असल में उसी के लिए बनाई गई थी। हाँ, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ तो पहचान से जुड़ा है। बिना सर्टिफिकेट के शिक्षा में दाखिला लेना मुश्किल हो जाता है, रोजगार के अवसर खत्म हो जाते हैं और यहाँ तक कि बैंक में खाता खोलना या किराए पर घर लेना भी असंभव सा हो जाता है। ये तो किसी को पूरी तरह से मिटा देने जैसा है। कानूनी रूप से अदृश्य होने का मतलब है कि वो व्यक्ति पूरे सिस्टम से बाहर हो गया। ये अंततः समाज में पहले से मौजूद असमानता और भेदभाव को और अधिक गहरा कर देता है। और शायद यही वजह है कि 2026 के संशोधन के आते ही देश भर में इतनी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जी। लेख में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इसके खिलाफ जो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी मुख्य वजह यह है कि इस कानून को बिना किसी उचित परामर्श के लाया गया है। जब भी कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो किसी विशिष्ट समुदाय के जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाला हो और उस समुदाय से राय ही ना ली जाए तो इसे एक प्रतिगामी कदम या रिग्रेसिव स्टेप ही माना जाएगा। बिल्कुल। एक्टिविस्ट्स का ये आरोप पूरी तरह तर्कसंगत लगता है कि ये कानून उन अधिकारों को छीन रहा है जिन्हें सालों की कठिन लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हासिल किया गया था। तो क्या डॉक्टर खरात अपने इस लेख में केवल इस कानून की आलोचना तक ही सीमित रहते? नहीं, ऐसा नहीं है। या उन्होंने कोई रास्ता भी सुझाया है कि इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जा सकता है और इस कानून को वापस संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप कैसे लाया जा सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यह इस लेख की एक बड़ी खूबी है कि यह केवल समस्याओं को नहीं गिनाता बल्कि समाधान की तरफ भी बढ़ता है। क्या सुधार सुझाए हैं उन्होंने? डॉक्टर खरात ने कई ठोस सुधारों की वकालत की है और इन सभी सुधारों का मूल विषय एक ही है, राज्य के नियंत्रण को कम करना और व्यक्ति की स्वायत्ता को वापस लौटाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग यही है कि स्वयं की पहचान के अधिकार को पूरी तरह बहाल किया जाए। यानी वो अनिवार्य मेडिकल बोर्ड और मजिस्ट्रेट की मंजूरी वाली शर्त को पूरी तरह से हटाना होगा। हाँ, बिल्कुल। पहचान का आधार सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की स्वघोषणा होनी चाहिए, ना कि कोई मेडिकल रिपोर्ट। ये तो सबसे जरूरी कदम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून में जेंडर की परिभाषा को समावेशी बनाना होगा। जेंडर बाइनरी नहीं है, इसमें नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड, ट्रांस पुरुष और ट्रांस महिला, इन सभी विविध पहचानों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए ताकि कोई भी कानूनी ढांचे से बाहर ना छूटे। निजता को लेकर भी हमने जो बात की थी उस पे भी कुछ सुधार सुझाए गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। अस्पतालों द्वारा जो अनिवार्य रिपोर्टिंग का प्रावधान था उसे भी तो हटाने की जरूरत है ताकि चिकित्सा निजता बनी रहे। निजता की सुरक्षा एक अहम बिंदु है। किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी जेंडर पहचान या चिकित्सा प्रक्रियाओं का खुलासा करने पर सख्त रोक होनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ अपराधों के लिए सजा तय करना काफी नहीं है। समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण जैसे सकारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया को लेकर भी लेख में एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या? अगर कानून किसी समुदाय के लिए बन रहा है तो उस समुदाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी उस प्रक्रिया में होनी ही चाहिए। उनके अनुभवों और उनकी जमीनी हकीकत को समझे बिना कोई भी कानून कभी प्रभावी नहीं हो सकता। सही बात है। इसके साथ ही एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव ये भी दिया गया है कि पूरे सिस्टम में जागरूकता और संवेदनशीलता लाई जाए। वो कैसे? सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जब तक प्रशासन का नजरिया संवेदनशील नहीं होगा तब तक महज कागजों पर कानून बदल देने से समाज में स्वीकार्यता नहीं आ सकती। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस पूरी गहरी चर्चा का आखिर क्या सार निकलता है? आज हमने 2014 के नालसा जजमेंट से लेकर
2026 के इस अमेंडमेंट एक्ट तक के सफर का बारीकी से विश्लेषण किया। जी। हमने देखा कि कैसे एक ऐतिहासिक फैसले ने इंसान को अपनी पहचान खुद तय करने की आज़ादी दी थी और कैसे इस नए संशोधन ने उस आज़ादी को वापस छीनकर सरकारी सर्टिफिकेशन की कतार में ला खड़ा किया है। हमने इस बात के तंत्र को भी समझा कि अनिवार्य मेडिकल जांच, प्रशासन का कड़ा नियंत्रण और संकीर्ण परिभाषाएं, ये सब महज प्रशासनिक कदम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ऐसे उपकरण बन गए हैं जो एक हाशिए पर मौजूद समुदाय को और अधिक अदृश्य बना रहे हैं। ये सिर्फ कानूनी अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये मानवीय गरिमा पर एक बहुत गहरा प्रहार है। जो लोग भी इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मुद्दा सिर्फ एक विशेष समुदाय तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। हाँ, ये सबको प्रभावित कर सकता है। ये इस बात का लिटमस टेस्ट है कि एक समाज के रूप में निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव गरिमा की हमारी परिभाषा क्या है। आज जो प्रशासनिक नियंत्रण एक समूह पर लागू हो रहा है, कल वो समाज के लोकतांत्रिक ढांचे और आम नागरिक की आज़ादी को कैसे प्रभावित करेगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। राज्य की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं और व्यक्ति का अस्तित्व कहाँ से शुरू होता है, ये सवाल हर किसी से जुड़ा है। किसी की आज़ादी को नौकरशाही के हाथों में सौंपना एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के अधिकार राज्य की सत्ता से ऊपर होने चाहिए। एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े विचलित करने वाले सवाल के साथ करना चाहूंगी। एक ऐसा सवाल जो आज के हमारे स्रोत सामग्री के इसी बुनियादी तर्क से उपजता है। क्या है वो सवाल? जरा इस बारे में सोचिए, अगर कोई देश कानूनी तौर पर यह स्थापित कर देता है कि जेंडर जैसी अत्यंत आंतरिक और व्यक्तिगत पहचान को भी सच मानने के लिए एक सरकारी मेडिकल बोर्ड और एक मैजिस्ट्रेट की मोहर की आवश्यकता है, तो भविष्य में इंसानी पहचान के और कौन से गहरे और व्यक्तिगत पहलुओं को प्रमाणित और नियंत्रित करने का अधिकार सरकारें मांग सकती हैं? ये वाकई डरावना है। क्या हम धीरे धीरे एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी पूरी सच्चाई सिर्फ नौकरशाही की फाइलों में दबी रहेगी और हमारा खुद पर कोई अधिकार नहीं बचेगा? इस विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।